हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो 10th क्लास के स्टूडेंट्स। आप सभी लोग, आप सभी के तो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और मैथ्स का पेपर आप लोग दे चुके हैं, इंग्लिश का पेपर भी दे चुके हैं। अब बारी है भाई साइंस के पेपर की। साइंस का पेपर 25 फरवरी को आने वाला है। तो मैं हूं आपके साथ, आपका फिजिक्स मेंटोर अंकुर शर्मा। और डेफिनेट सक्सेस क्लासेस की तरफ से आज बच्चों, आज हम एक एनालिसिस का वीडियो लेकर आए हैं, फिर कुछ रिवीजन की वीडियोस भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि जो हमारा पेपर होने वाला है साइंस का, उसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो है हमारा सीबीएसई बोर्ड है, उसने क्या गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ पे बहुत सारे प्री बोर्ड भी दे चुके होंगे आप लोग। तो प्री बोर्ड में भी वैसा पैटर्न आप लोग दे चुके हो जैसा बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। सैम्पल पेपर के बेस्ड ही हम लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिस किया था, एनालिसिस किया था। तो अब आपको पता है कि साइंस में आपके 3 सेक्शन आने वाले हैं बच्चों, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, है ना। तो अभी हम बात करेंगे फिजिक्स की कि भाई फिजिक्स में सेक्शन सी में कैसा पैटर्न आने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और क्या हम लोगों को टाइमिंग्स उसमें मेंटेन करनी है, कैसा माइंडसेट रखना है हम लोगों को। ठीक है ना। तो भाई शुरू करते हैं हम अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। उसके थ्रू हम जानेंगे एक बार फिर से कि कैसा पेपर आने वाला है। ठीक है ना। तो मेरे पास सैम्पल पेपर भी है। तो सबसे पहली बात भाई कि आपका जो पेपर है 80 मार्क्स का है, ये बात सभी को पता है। 3 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको, जिसमें 15 मिनट्स आपको स्टार्टिंग में रीडिंग टाइम मिलता है और रीडिंग टाइम के बाद फिर आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहूँगा कि ये जो रीडिंग टाइम है इसको हमें यूटिलाइज कैसे करना है ना। पेपर का पैटर्न समझते समझते देखते हैं। तो अगर हम देखें भाई हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो सेक्शन सी रहने वाला है फिजिक्स का। आपके पास ओवरऑल कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे, है ना। 1 मार्क क्वेश्चन में ही आपका ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप आपको दिख रहा है, एक आपको ये असर्शन रीजन दिख रहा है। फिर आपके पास 2 मार्क क्वेश्चंस होंगे, फिर आपके पास 3 मार्क क्वेश्चंस होंगे, 3, 35, 36, 37 की पोजीशन पे। आपके पास एक 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, आपके पास एक 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले बात करें हमारे सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप की, जो हमारा 1 मार्क क्वेश्चन है, और यहाँ पे असर्शन रीजन आ गया। तो फिजिक्स में आप देख रहे हो बच्चों, 1, 2, 3, आपका 3 नंबर का सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यू वाले सेक्शन में। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस बस 3 ही क्वेश्चन आपके कैसे हैं फिजिक्स में जो आपका एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो एमसीक्यू के लिए जो हमें स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई एमसीक्यू तो बड़ा इजी हो जाएगा, है ना, फटाफट रीड करके हम आंसर को टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों एमसीक्यू में ही हमें सबसे ज़्यादा पेशेंस के साथ रीडिंग करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 17 क्वेश्चंस भाई केमिस्ट्री और बायो के भी हैं मिला के, उन पे भी आपको ध्यान देना है। तो ये मैं कॉमनली सभी के लिए बोलना चाहूँगा। हमारे पूरे 20 एमसीक्यूज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जिसमें आपका पेशेंस टेस्ट किया जाता है ना। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी किस में होता है? ट्रिकी इन सेंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है ना। आप लैंग्वेज के टर्म्स में आप देखेंगे कि भाई लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बहुत डायरेक्टली बात नहीं कहेंगे, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे सैम्पल पेपर की बात करूँ जो सीबीएसई ने इशू किया था, कि अब आप देखिए भाई यहाँ पे पहले हम 1 मार्क क्वेश्चन की बात करें। अब यहाँ पे ये आपको जो इतना बड़ा ये पैराग्राफ दिख रहा है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। तो मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि आप इसको वर्ड बाय वर्ड, है ना, पूरा पैराग्राफ आप इसको ध्यान से रीड करें, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एबीसीडी में से ऑप्शन चूज करें। एबीसीडी में भी आप देख रहे हो कैसे ऑप्शन दिए ना, 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 1 एंड 3, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको मिलने वाले हैं भाई। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना रहेगा? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। अब आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स भी पूछ सकते हैं या करेक्ट स्टेटमेंट्स का भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि सिंगल करेक्ट जो चॉइस है, एक तो देखो, एक हमको पैटर्न क्या मिला, पहला पैटर्न हमको मिला बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तो स्टेटमेंट्स किस चीज़ के स्टेटमेंट होते हैं ये हम थोड़ा सा देख लें। अब यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे लिखा है, कॉन्केव मिरर्स कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेजेस regardless of object's position. In both concave and convex mirrors, the image location can be determined using the mirror formula. ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, चाहे आप लाइट की बात कर लो, चाहे आप ह्यूमन आई की बात कर लो,
आप इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, या हीटिंग इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, या मैग्नेटिक इफेक्ट की आप बात कर लो, तो हमारे पास इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे स्टेटमेंट बेस्ड, इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज दी जाएगी। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है लाइन बाय लाइन, है ना, एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर है, तब आप स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फॉल्स दोनों पहचान सकते हो। आप में ये स्किल अपने आप डेवलप हो जाएगी। बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार सजेस्ट करना चाहूँगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सबसे लास्ट में जो चीज़ लिखी होती है भाई, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे तो भाई करेक्ट ऑप्शन दिया है, लेकिन कई बार एग्जाम में बच्चों चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस भी लिख कर आता है। तो आपको बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट्स आपने पढ़ लिया, आपको एकदम सही समझ में आ गया। अगर जोश जोश में आपने खुद से ही प्रिज्यूम कर लिया कि भाई हम तो करेक्ट ऑप्शन ही टिक करके आएंगे, तो आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है ना, हमेशा करेक्ट ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी इनकरेक्ट ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात पे हमें ध्यान देना है। तो पहले एक हमको यहाँ पे पैटर्न मिला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वाला। अब यहाँ पे देखो जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी फिर से क्या आ गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई देखो मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गैसिंग ये कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि अगर सैंपल पेपर में ये जो करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है ना, हो सकता है मेन एग्जाम में आपसे चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन भी पूछे जाए। ठीक है ना, तो प्लीज ध्यान से पढ़ के आप इसको अटेम्प्ट करिए। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल में नहीं दिया हुआ है, आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स दे दिए गए, आपको चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इनमें से अब कोई एक ही सही होगा, है ना। तो उस चीज पे हम ध्यान देंगे, भाई मल्टीपल तो नहीं है यहाँ पे, कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कौन से टॉपिक से दिया है, ये इन्होंने दिया हुआ है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में, और कलरफुल वर्ल्ड के टॉपिक से इन्होंने दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्काई अपीयर्स ब्लू स्कैटरिंग वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये वाले जो चैप्टर है भाई ह्यूमन आई वाला, इसमें सब लोग ध्यान रखेंगे कि एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और सिंपल टर्म्स में एक छोटे 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 रिवीजन नोट्स आप बनाइए कि भाई किस फेनोमेना का कॉज क्या है ना, फेनोमेना और उसका कॉज आपको पता होना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि आपको ट्रू या फॉल्स आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला पैटर्न आपको एक मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन मिला। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक हमारा था भाई अजर्शन रीजन। अजर्शन रीजन पैटर्न सबको पता है। तो अब यहाँ पे बोथ ए एंड आर कैन बी ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन इसमें क्या होगा, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे क्या होगा, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और भाई एबीसीडी में जो यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी है वहाँ पे भी आपको एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शंस कभी ऐसे जंबल करके नहीं देंगे। ऑप्शन ए का मतलब भी यही होगा हमेशा कि अजर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, अजर्शन सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है ना, तो ये वाले क्वेश्चंस में मैंने मोस्टली बच्चों को थोड़ा फंसते हुए देखा है। भाई देखो सबसे आसान तो क्या होता है कि भाई ए एस फॉल्स आर एस ट्रू आ जाए, या ए एस ट्रू आर एस फॉल्स आ जाए, यहाँ पे बहुत बढ़िया श्योरिटी रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, मैक्सिमम टाइम बल्कि, अगर आपका आंसर ए और बी में से है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे रीथिंक करना होता है कि अजर्शन रीजन दोनों ही सही स्टेटमेंट आपको लग रहे हैं, कि कॉन्सेप्चुअली जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है, जिस भी फिनोमेना के बारे में बोला गया है, जिस भी फैक्ट के बारे में बोला गया है, अजर्शन रीजन अगर आपको दोनों ट्रू मिल रहा है, तब आप बहुत ध्यान से बच्चों उस पर एक बार रीचेक करते हुए एनालिसिस करिए कि रीजन में जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसकी लैंग्वेज को ध्यान से देखेंगे कि क्या वो अजर्शन को एक्सप्लेन कर पा रही है प्रॉपरली, क्या वो उसके पीछे का कॉज है या नहीं। ठीक है ना, तो अगर वो उसका कॉज नहीं है, अगर वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो हमको ऑप्शन बी पे जाना होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये देख लो भाई, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, इस चीज का ध्यान देना जरूरी है कि भाई कौन सा मिरर है ना, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी। भाई कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ के बराबर की डिस्टेंस पे आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को। अगर ये कॉनकेव मिरर होता, है ना, अगर जल्दबाजी में आप क्या करोगे, कॉन्वेक्स को कॉनकेव मान लोगे, तो आप सोचोगे यार इन्फिनिटी पे ही तो बनेगी इमेज, है ना, क्योंकि जब फोकस पे हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने, तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। लेकिन ये कौन सा मिरर है, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर, तो ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए भाई। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप रफ कॉलम में भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा बना के देख लो कि भाई कॉन्वेक्स मिरर है,
फोकस तो इसका यहाँ पर है, ठीक है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा है, इतनी डिस्टेंस पे रखा है जो उसकी फोकल लेंथ भी है। आई ना बात समझ में, लेकिन फोकल लेंथ तो यहाँ होगी ना, पोल आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। तो जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ठीक है ना। तो रीजन क्या बोल रहा है यहाँ पे, रीजन बोल रहा है फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u गिव्स v इक्वल टू इन्फिनिटी। तो भैया ये गलत है, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर ये कॉन्केव मिरर होता तो ऐसा हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या हो गया भाई, असर्शन इज ट्रू, सॉरी हाँ, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, द इमेज विल नॉट फॉर्म इट इन्फिनिटी। सही बात बोल रहा है वो एकदम, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे चूज करना आना चाहिए। तो भाई आपको ना 3 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, टोटल 25 मार्क्स का आपका फिजिक्स आने वाला है। आउट ऑफ 25 भाई 3 मार्क्स आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है एमसीक्यू में। देन क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, एक बार फिर से हम हमारे पैटर्न पर आए तो देखो जरा, अब यहाँ पे 2 मार्क क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास 2 मार्क क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारे पास 2 मार्क क्वेश्चन आने वाला है ना। 2 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के रहेंगे, और 2 मार्क्स में क्या मेंटेलिटी रहने वाली है वो हम देख लेते हैं सीबीएसई की। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, ABC करके। तो एक सबसे अच्छी बात क्या होती है भाई, जैसे हम लोग एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, अब जैसे 3 स्टेटमेंट है भाई, तीनों एक एक नंबर के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको ABC करके दिया हुआ है, आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिया, डायग्राम आप लोगों ने देख लिया। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन द इमेज, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो हाफ मार्क के होंगे और एक क्वेश्चन क्या होगा, 1 मार्क का होगा। यहाँ पे लिख के नहीं दिया है उन्होंने, हो सकता है मेन एग्जाम में भी लिख के आपको ना मिले, तो आपको खुद से अपना दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन का लेवल आप देखो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या बोला, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बस आपको ये बताना है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देख के हमको भाई समझ में आ रहा है कि 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा, 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पे क्या बना, इमेज बन गई, ठीक है ना। अब ये कैसी इमेज है, इमेज, अब यहाँ पे कैसी इमेज बन रही है भाई, इस इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लाइट रे यहाँ पे पास हो गई, मतलब रिफ्रैक्शन तो हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप खुद से गैस कर सकते हो कि यार ये तो कॉनकेव लेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, देयर शुड बी अ कॉनकेव लेंस। तो लाइट रेज यहाँ पे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं। लाइट रेज इसमें एंटर होने के बाद क्या हुई, डाइवर्ज हुई। तो ये काम पेपर पे नहीं करना है, मैं तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी पेंसिल वर्क नहीं करना है, यू कैन डू इट इन रफ। आई बात समझ में, रफ कॉलम में आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे सिर्फ आपको आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बोला है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बस उसका नाम लिखोगे, कॉनकेव लेंस, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इन दिस फॉर्म। तो भाई ये जो इमेज बनी है, ये आपका कौन है, ऑब्जेक्ट है, ए बी इसको बोल देते हैं, और ये यहाँ पे आप बनी है आपकी इमेज, इसको बोल देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इमेज, इमेज भी कैसे बनी है, सेम साइड पे बनी है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये इन्वर्टेड तो नहीं बनी ना, इरेक्ट इमेज बनी है। तो हम जब भी इमेज पूछा जाए, आपको सिर्फ वर्चुअल इमेज नहीं लिखना है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, इन फ्रंट ऑफ द, या फिर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पूरा लिखना है भाई, है ना। सिर्फ वर्चुअल लिखने से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि भाई आंसर की में वहाँ पे सीबीएसई ने क्या मेंशन किया है आपको तो नहीं पता ना, तो आपको यहाँ पे पूरा आंसर बच्चों मेंशन करना पड़ेगा। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, और कहाँ पे बनी है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लास्ट पूछा था यहाँ पे, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स गिवन इन द इमेज, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे आपसे थोड़ी मेहनत करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो था आधे नंबर का, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन था ये भी आपका कितना जाएगा, ये भी हाफ मार्क्स का जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है, तो कैलकुलेशन करके दिखाने के लिए आपको यहाँ पे 1 मार्क अवॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इस 1 मार्क में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं किस तरीके से मार्किंग स्कीम बनती है। अब यहाँ पे कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बोला है, तो फोकल लेंथ आप डायरेक्टली कैसे, तो मन में तो सॉल्व नहीं करोगे। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आप क्या अप्लाई करने वाले हो, लेंस फॉर्मूला। आप क्या अप्लाई करने वाले हो बच्चों, यू आर गोइंग टू अप्लाई लेंस फॉर्मूला,
तो लेंस फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा पहले तो, और लेंस फॉर्मूला लिखने के भी नंबर हैं, प्लीज इस बात को नोट करिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा, फॉर्मूले के भी मार्क्स हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, सही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आई बात समझ में? आपको क्या करके दिखाना पड़ेगा, सही सही सब्स्टिट्यूशन। तो 1/v, 1/v क्या हो जाएगा यहाँ पे, -10 माइनस 1/, माइनस है ना 1/u, तो u की वैल्यू भी माइनस पुट करेंगे, -20। आई बात समझ बच्चों? तो फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले में सही सब्स्टिट्यूशन करना, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करके आप क्या निकालेंगे, फिर फाइनल आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। कॉन्केव लेंस की आप फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली किस में आने वाली है, पॉजिटिव में आने वाली है, ठीक है ना। तो जो भी आप इसमें फोकल लेंथ डिटरमाइन करेंगे, आप वहाँ पे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेंस फार्मूला लिखने के और सब्स्टिट्यूशन करने के यहाँ पे लगभग आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, सही आंसर लिखने के भी आपको लगभग आधे नंबर मिल जाएंगे, मिला के आपको कितना हो जाएगा, 1 नंबर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों का हमको यहाँ पे ध्यान रखना होगा जब भी कोई न्यूमेरिकल आए बच्चों, है ना। ये सिर्फ मैं 2 मार्क्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, अभी आगे भी हम देखेंगे। न्यूमेरिकल बेस जब भी कुछ भी आए, पहले आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला, जो भी रिलेटेड फार्मूला है, फार्मूला लिखेंगे, देन उसमें सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन। चलो भाई नेक्स्ट बात करें, 34 भी क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अब आपको चॉइस मिल गई है। क्या मिल गई है आपको, चॉइस, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। तो 34 में अगर हम बात करें तो 33 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 34 में हमको क्या मिली है, चॉइस। 34 में क्या मिल गई है हमको, चॉइस। तो ऑप्शन ए करना है या ऑप्शन बी करना है। तो ये ए और बी का मीनिंग हम समझ जाएं जरा। चॉइस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक होता है इंटरनल चॉइस, एक होता है भाई पूरे पूरे क्वेश्चन की चॉइस दे दी। तो यहाँ पे जो 34th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूरा पूरा एक पार्ट ए नाम से दिया रहेगा, या तो आपको कंप्लीटली पार्ट ए अटेम्प्ट करना है, या फिर आपको कंप्लीटली पार्ट बी अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि 34 में जो क्वेश्चन है उसके किसी इंटरनल वाले पार्ट में चॉइस नहीं है ना। 34 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक पूरा पूरा मतलब ए पार्ट रहेगा, एक पूरा पूरा बी पार्ट रहेगा, उन दोनों में से कोई एक करके आना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं भाई, इसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, उनको लगता है कि ये थर्ड पार्ट में चॉइस दे दी है कि भाई करंट फ्लोइंग इन द थ्रू द 4 ओम रजिस्टर, या तो ये निकाल के दिखा दो या फिर ये पूरा क्वेश्चन कर दो। तो इतना परेशान हमको यहाँ पे भाई नहीं होना है, इस बात को आप समझिए कि या तो सिर्फ पूरा ए पार्ट करना है या बी पार्ट करना है। अभी 2 मार्क्स का था, यहाँ पे भी आपको ये 2 क्वेश्चन ही दिए गए, ठीक है ना। यहाँ पे अगले में जो ऑप्शन है ये भी 2 मार्क्स है क्योंकि, तो यहाँ पे भी 2 ही क्वेश्चन दिए गए। तो प्लीज इस बात को समझिए कि दोनों में आपको क्या क्या एक एक नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। हर एक ऑप्शन का कितना कितना नंबर है भाई, एक एक नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनमें एक बात पूछते हैं बच्चे यूजुअली कि सर अगर न्यूमेरिकल में हमको यहाँ पे बना के दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम बना के दिया हुआ है, तो हमें उसे अपनी आंसर शीट में भी पहले बनाना चाहिए क्या? आंसर इज यस। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी सर्किट रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है, तो जब भी आप उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के पहले आपको ये डायग्राम एज इट इज शो करना पड़ेगा। इस डायग्राम के नीचे फिर आप ये कैलकुलेशंस शो करेंगे। आई बात समझ में? ये डायग्राम आपको फिर से अपनी आंसर कॉपी में बनाना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड वे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बनाना ही चाहिए, ठीक है ना। उससे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको बार बार पेपर में देखने की नौबत नहीं आएगी, आप अपनी आंसर शीट से जो गिवन डेटा है उसको देख के आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो पहले सर्किट डायग्राम बना लो, फिर जो पूछा है उसको करो। अब जैसे यहाँ पे पूछा भाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नेमिंग हमको करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या बोला, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो जब आप पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हो जैसे, तो आप लिख सकते हो 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। या फिर आप क्या लिख सकते हो, 1/, सिंपल सिंपल 1/R भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है। तो 1/R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्योंकि आप पैरेलल में सॉल्व करने वाले हो, तो पैरेलल की एक जनरल कंडीशन आप लिख दो। फिर से वही बात, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में सही सब्स्टिट्यूशन दिखाओ, फिर उसके बाद कैलकुलेट करो, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में आपने सही सब्स्टिट्यूशन दिखाया, फिर आपने उसको सॉल्व किया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे आर की
वैल्यू बताई, ठीक है ना, तो आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगला पूछा था करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर। अब इस 4 ओम रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, तो यहाँ पे जब आप अपनी एक नोट आंसर शीट में, आंसर कॉपी में जब ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो प्लीज यहाँ पे पहले से ये आई इस तरीके से मेंशन करके आप रख सकते हैं। आई ना बात समझ में, तो आई को यहाँ पे आप मेंशन करके रखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आप सेकंड पार्ट जब आप करेंगे तो आप आई की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्योंकि सर्किट में जब आप करंट निकालते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, यू हैव टू यूज ओम्स लॉ। आई ना बात समझ में, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप नेट रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद आपका करंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर नेट निकालना पड़ेगा। तो आर नेट आपका क्या हो जाएगा, आर नेट आपका हो जाएगा 4 + 8 यहाँ पे। आई ना बात समझ में, क्योंकि ये दोनों किस में लगे, 4 ओम जो है वो इस पूरे कनेक्शन के साथ किस में लगा हुआ है बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 के साथ है पूरा सीरीज में, तो आपने निकाला पहले नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस के बाद आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, तो आई क्या हो जाएगा हमारा, V/R इक्विवेलेंट। आई बात समझ में। एक बात मैं बार बार फिर से आप सभी को रिमाइंड करा रहा हूं, आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला पहले जरूर लिखना है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन दिखाना है। आई बात समझ में, जो भी आप करेंगे फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा हमारा इसी टाइप का है। यहाँ पे भी आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, एक साथ में सीरीज में लगा हुआ है, नेट रेजिस्टेंस और करंट हमको यहाँ पे पूछे हुए हैं। अब यहाँ पे पूछा डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ एमीटर। तो ये दोनों एमीटर किस में लगे भाई, मेन ब्रांच में ही लगे हुए हैं। आपसे डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस का मतलब कि दोनों की आपको पहले रीडिंग्स बतानी है, फिर उन रीडिंग्स में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ज्यादा जल्दबाजी कर देते हैं, ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं कि भाई डिफरेंस पूछा है, दोनों सीरीज में लगे, नो डिफरेंस। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख कर आए कि देयर इज नो डिफरेंस, द रीडिंग इज सेम, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, आपको हाफ नंबर मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली वो चाह ही यही रहे हैं कि आप दोनों एमीटर्स की रीडिंग भी प्रॉपरली पहले लिखें, ठीक है ना। तो करंट आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे लॉजिक लिखोगे कि क्योंकि दोनों सेम ब्रांच में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो दोनों की रीडिंग सेम होगी, सो द डिफरेंस विल बी 0, ठीक है ना। तो लैंग्वेज का प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा प्रिज्यूम नहीं करिए, टेक्निकल चीजों का ध्यान देंगे। एमीटर की रीडिंग का मतलब क्या होता है भाई, एमीटर का रीडिंग का मतलब भी यही है कि आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी, फिर बाद में डिफरेंस करिए, ठीक है ना। तो कई जगहों पे हम डायरेक्ट लॉजिक पे ना जाए, कई जगहों पे हम हमारी कैलकुलेशन को स्किप ना कर दें, इन चीज़ों का हमको ना ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो एक अगला क्वेश्चन दिया है 3 मार्क्स, 35, 36, 37, अभी हमें 3 मार्क्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 35 है 3 मार्क्स का, आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें कोई चॉइस गिवन नहीं है ना। कल जब आपका पेपर होगा 25 तारीख को, वहाँ पे भी चॉइस आपको इसमें नहीं मिलेगी 35th में। अब यहाँ पे कैसा क्वेश्चन दे दिया, 3 नंबर का है, 2 पार्ट है, तो या तो दोनों 1.1.5 के हो सकते हैं, या एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो सकता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई आपके क्वेश्चन का लेवल कैसा है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपसे ना 2 इंफॉर्मेशन मांगी गई हैं, ठीक है। फिर अगले में क्या बोला है, ड्रॉ एंड लेबल अ रे डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबव केस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि मेंशन नहीं है कि भाई कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, ठीक है ना, तो अब भाई यहाँ पे हमारी क्या ड्यूटी बनती है, फिर से यही ड्यूटी बनती है बच्चों कि हम प्रिज्यूम ना करें कि ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, या दोनों 1.5 के हैं, है ना, ये हमको प्रिज्यूम नहीं करना है, ठीक है। हमें तो क्या करना है, हमें एक स्टैंडर्ड आंसर अच्छे से लिख के यहाँ पे आना पड़ेगा, ऐसा मान के कि दोनों ही क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्या यहाँ पे आप ऐसा मान लीजिए कि दोनों ही जो पार्ट है, कंसीडर दैम कि भाई दोनों 2-2 नंबर के होते तो आप कैसा लिख कर आते, है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, तो आप यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द डिफेक्ट ऑफ विजन इज, फिर जो भी डिफेक्ट है उसका नाम लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं करेक्शन के लिए, तो कौन सा है ये, हाइपरमेट्रोपिया। द डिफेक्ट ऑफ विजन इज हाइपरमेट्रोपिया, उसे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डेफिशिएंसी, तो उसके नीचे क्या लिखेंगे आप, करेक्शन, तो करेक्शन में डैश करके फिर आप लिख देंगे कॉन्वेक्स लेंस, है ना। बहुत ज़्यादा आपको लैंग्वेज पे भी नहीं जाना है कि बड़े बड़े स्टेटमेंट लिख रहे हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज़ ये क्वेश्चन की ही लैंग्वेज उठा के लिखने लगते हैं, टाइम वेस्ट हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है।
अननेसेसरी बहुत बड़े स्टेटमेंट्स भी नहीं लिखने। ये कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पे आपको कीवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करना है एग्जामिनर को और आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। अब ड्रॉ एंड लेबल अ रे डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबव केस बिफोर करेक्शन। तो करेक्शन बना के दे दिया है, आपको कॉज पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या पूछ रहे हैं आपसे कि भाई अब जब अगर डिफेक्ट होता तो क्या बनता। तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, देखो बहुत सारा हेल्प तो ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे उन्होंने कर ही दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लाइट रेज है यहाँ से इस पॉइंट से आ रही हैं, ये जो आपका पॉइंट है ये कौन है, यहाँ पे आपका नियर पॉइंट होगा ना। कौन सा पॉइंट होगा ये नियर पॉइंट होगा। आई बात समझ में। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे तो कॉन्वेक्स लेंस आ गया तो लाइट रेज कन्वर्ज हो गई। अगर कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता तो क्या होता, है ना, लाइट रेज सीधे आई लेंस में जाती और यहाँ पे रेटिना पे हमको कन्वर्जेंस नहीं मिलता। आई ना बात समझ में। तो हाइपरमेट्रोपिया का आपको एक सही डायग्राम यहाँ पे बना के देना है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा बच्चों कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का ही हमको, है ना, डिफेक्टेड आई और करेक्शन दोनों का ही डायग्राम सेपरेटली हमको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ बनाना आना चाहिए। ठीक है, जब हम रिवीजन करेंगे, हम रिवीजन में देखेंगे किस तरीके से हमें करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 भी देखो भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, ऐसा ही आने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई चॉइस उसमें आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी आपको 2 पार्ट दिए हैं, अब 2 पार्ट देके फिर से इन्होंने ये कंफ्यूज कर दिया कि भाई कौन सा कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का। अब यहाँ पे क्या बोला, डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, फिर क्या बोला, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर द 0.12 ओम। तो अगेन आप प्रॉपरली हो सकता है एग्जाम हॉल में गैस नहीं कर पाओ कि ये क्वेश्चन 2 नंबर के वेटेज वाला है कि 1 नंबर के वेटेज वाला है, ठीक है ना। इन दैट केस दोनों आंसर को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ऐसा मान के कि दोनों ही 2-2 नंबर के हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, उतना तो देना पड़ेगा, क्या करें। अब यहाँ पे अगेन a student needs to make a 0.12 ohm resistor. She has some copper wire of 0.mm diameter. Resistivity of the copper is इतना इतना। आई बात समझ में। तो रेजिस्टिविटी दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया और यहाँ पे आपको डायमीटर दे दिया, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है भाई, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स का तो कम दिख रहा है, थोड़ा मैथ्स का ज़्यादा दिख रहा है। आपको डायमीटर दे दिया है और आपसे क्या पूछा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे सिलेंड्रिकल वायर है ना भाई, सिलेंड्रिकल वायर है तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन बड़ा मायने रखता है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक सिलेंड्रिकल वायर बनाना पड़ेगा, जो गिवन डेटा है वो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे कि कितनी लेंथ दी है, कितना रेजिस्टेंस दिया है, कितना है ना रेडियस या डायमीटर दिया हुआ है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए डायग्राम बनाइए, मतलब एक कॉमन डायग्राम बनेगा, कॉमन डायग्राम के नीचे फिर आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर द 0.12 ओम रेजिस्टेंस। अब ये आपका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ना, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आ गया। तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले में आपको सही सही सब्स्टिट्यूशंस करने रहेंगे, फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। फिर से वही देखो बात, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले में सही सब्स्टिट्यूशन करिए, फिर अननोन वेरिएबल को आप फाइंड करिए, ठीक है ना। देन उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है ना भाई। अभी जो 37 क्वेश्चन दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम। तो मैग्नेटिक फील्ड पे भी देखो भाई 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है या डायरेक्ट 3 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पे भी आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे 2 पार्ट फिर से दे दिए हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम, अ स्टूडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन एट वाई। अच्छी बात है, एक्सप्लेन विथ रीजन इफ द स्टूडेंट्स क्लेम इज करेक्ट, ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलो भाई, फिर से यहाँ पे इन्होंने ये स्मार्टनेस करी सीबीएसई वालों ने, आपको 2 पार्ट दे देंगे 3 नंबर में, और यहाँ पे नंबर लिख के हो सकता है ना दें आपको कि भाई 1 मार्क का कौन सा है, 2 मार्क का कौन सा है। तो अगेन यहाँ पे अब आप एग्जाम में ज़्यादा दिमाग लगाने की बच्चों ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे आप एकदम नाप तोल करने बैठ गए कि ये तो 1 मार्क होना चाहिए, ये तो 2 मार्क होना चाहिए। यहाँ पे बेटर यही है कि आप दोनों के स्टैंडर्ड वे में आंसर लिख कर आइए, ऐसा मानिए कि दोनों ही 2-2 मार्क्स के, ठीक है ना। फिर से मैं यही बात बोलूँगा। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन विद द रीज़न, है ना। तो यहाँ पे आप उसका रीज़न बता दीजिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस कम है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। रीड्रॉ करने को बोला है डायग्राम एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बार मैग्नेट का आपको कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ एक डायग्राम बनाना है प्रॉपरली, उसमें एरोस के साथ नॉर्थ से साउथ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपको मेंशन करना है और साथ में एक कंपास भी बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको 3 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। चलो भाई, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों आपको मिलने वाला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा, है ना, तो केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, है ना, पैराग्राफ बेस्ड, केस स्टडी, इन सभी नामों से क्वेश्चन जाना जाता है, ठीक है ना। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है, आपको एक एप्लीकेशन का यहाँ पे केस बना के दिया जाएगा और यहाँ पे बच्चों डरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे क्या बना के दिया है, DSLR बना के दिया है, लास्ट ईयर क्वेश्चन में एक टेलीस्कोप बना के दे दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई भी एक फेनोमेना पे बेस्ड एक एप्लीकेशन के बारे में बात की जाएगी, लेकिन डरने की बात नहीं है, अंदर जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन यूज होगा विद इन द सिलेबस हमारे होगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आएगा यहाँ पे, तो डरने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या बोला, अबव इमेज इज दैट ऑफ अ डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टेड DSLR कैमरा। तो ठीक है, इसके बारे में सारी चीजें दी हुई हैं। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन DSLR। तो भाई लेंस यहाँ पे लिख के दिया उन्होंने, पूछा कौन सा लेंस यूज किया है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। भले ही DSLR बना दिया, एक बड़ा सा रे डायग्राम बना दिया, लेकिन कितनी आसान चीज पूछी है कि भाई ये जो यहाँ पे लेंस यूज हुआ है ये क्या हुआ है ना। तो बच्चों डरने की बात नहीं है। अब आपको जो 25 तारीख को भी जो साइंस का पेपर होगा, फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा आपका, आपके जो फेनोमेनाज आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन पे बेस्ड, रिफ्रैक्शन पे बेस्ड, प्रिज्म पे बेस्ड, ठीक है, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट पे बेस्ड, है ना, मैगलेव वगैरह ऐसा टाइप का कुछ बना के दे सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट पे बेस्ड भी आपको कुछ ना कुछ एप्लीकेशन दिया जाएगा। आपको एप्लीकेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। एप्लीकेशन को समझाने के लिए उन्होंने जिन बेसिक फंडामेंटल्स का यूज़ किया है वो आपके सिलेबस के ही होंगे, उसी पे बेस्ड सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। वॉट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन द सेंसर, कितना आसान पूछ ले भाई, सेंसर पे कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है, आई ना बात समझ में। कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, रियल इमेज बनी है। अब यहाँ पे लेकिन ध्यान देंगे, जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, A और B कंपलसरी वाले पार्ट है, लेकिन A B C, अब जो C है वो आपको या तो C करना है या तो D करना है। थर्ड पार्ट में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, A और B तो कंपलसरी है, लेकिन फिर या तो आपको C करना है या तो आपको D करना है। आई बात समझ में। एक बात का ध्यान देंगे, कई बच्चे क्या करते हैं, जब उन्हें मतलब ये वाला ऑप्शन करना होता है ना, जैसे D अटेम्प्ट किया है लेकिन गलती से C लिख देते हैं, तो प्लीज आप लिखने से पहले एक बार जरूर चेक करें कि आप कौन सा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। C का ऐसा नहीं है कि A और B के बाद C ही आना चाहिए, A B के बाद यहाँ पे आप D भी कर सकते हो ना, आपको चॉइस मिली हुई है, लेकिन आप प्रॉपरली उसको D लिखिए कि आपने D वाला पार्ट अटेम्प्ट किया है, ना कि C वाला पार्ट, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं, C को लिख के खाली छोड़ते हैं फिर D अटेम्प्ट करते हैं, तो ऐसे कन्फ्यूजन्स क्रिएट नहीं करने, है ना। इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपने सी किया है तो डी लिख के खाली नहीं छोड़ना है, या डी लिख के ये नहीं लिखना है नॉट अटेम्प्टेड। आई बात समझ में, इस टाइप की लैंग्वेज भी यूज ना करें। देन हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 39 फिजिक्स का, वो हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे आप देखो अगेन अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। यहाँ पे पूरे पूरे क्वेश्चन में आपको चॉइस दे दी गई है, या तो सिर्फ ए पार्ट आप करिए सॉल्व, ए पार्ट मतलब ए में ये 3 पार्ट हैं ये भी रहेंगे ना, या फिर आप क्या करिए, या फिर आप पार्ट बी करिए, और के नीचे पार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पूरा पूरा पार्ट आपको यहाँ पे चॉइस में दिया हुआ है। एक बार इनको देख लें किस टाइप के क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं ये लोग। यहाँ पे जैसे एक सर्किट डायग्राम दे दिया, अगेन 2 पैरेलल में, साथ में एक सीरीज में। तो अगेन मैं यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा दूं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा सर्किट डायग्राम वाला, आपको सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी है। आई बात समझ में, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम के नीचे फिर आप उसके ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे। और ऑप्शंस में देखो भाई, जैसे यहाँ पे क्या पूछा है आपको, यहाँ पे बोला है कि द करंट इन द सर्किट, द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर, द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V1 एंड V2 आपको जैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बच्चों आपको प्रॉपर फॉर्मूला लिख के, फॉर्मूला भी लिखना है और फॉर्मूले में फिर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, फिर उसके बाद आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करना है,
ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स आर शोन, द पावर डिसिपेशन इन द 100 ओम रेजिस्टेंस इज 81 वॉट। 100 ओम वाले जो रेजिस्टर है, यहाँ पे क्या बोला है कि इसका जो पावर डिसिपेशन है वो कितना हो रहा है, 81 वॉट। इसका जो पावर डिसिपेशन है कितना हो रहा है, वो 81 वॉट। तो आपके पास पावर की वैल्यू है, आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, ये आपको सोचना है। अब यहाँ पे तक करंट इन द सर्किट, अब आपको पावर के तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, P इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल टू एक और क्या होता है हमारा, V स्क्वायर अपॉन आर। तो आपको कौन सा फॉर्मूला चूज यहाँ पे करना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या करना है, रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V1 एंड V2। तो V1 तो कहाँ पे लगा है, V1 तो लगा है सेल पे, तो सीधी सी बात है, आपसे क्या पूछ लिया, कितने वोल्ट का सेल लगाया है या कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है ना, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है। फिर द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V1 है ना, V2 एंड V1 दोनों का आपको बताना है। तो V1 भी बताना है, फिर यहाँ पे V2 भी बताना है। तो कहीं ना कहीं आपको भाई नेट रेजिस्टेंस और करंट भी पता होना चाहिए, है ना। तो कैसे कैसे निकालेंगे, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लो भाई, आपको ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगा के दिए हैं, पैरेलल में लगा के दिए हैं। तो 25-25 ओम पैरेलल में लग गया, 25/2 इनका आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस। 100 के साथ किस में लगा देंगे, सीरीज में लगा देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ आपको पावर दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो पावर होता है हमारा V स्क्वायर अपॉन आर। एक फॉर्मूला होता है ना पावर का फॉर्मूला, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम 100 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। हम 100 ओम का क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं बोल देता हूं यहाँ पे V डैश। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम। 100 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोल दिया है V डैश, और इसका जो पावर डिसिपेशन है वो कितना है, 81 वॉट। तो आप ऐसा कैलकुलेट करते टाइम पे ऐसा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो V डैश की आप क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, आप लिखेंगे यहाँ पे P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, इम्प्लाइज V स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे V डैश का स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो V डैश का स्क्वायर हो जाएगा हमारा P इंटू आर हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, 81 इंटू 100। अब तो V डैश क्या हो जाएगा, V डैश हमारा हो जाएगा अंडर रूट 81 इंटू 100, है ना। पूरा पूरा सॉल्व, उसको 8100 भी लिख सकते थे आप। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, कि यहाँ पे आपको मिलेगा 9 इंटू 10, तो 90 वोल्ट। 90 वोल्ट कहाँ पर है भाई, 90 वोल्ट इस वाले 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 90 वोल्ट है तो इन दोनों के अक्रॉस कितना होगा, है ना। अब यहाँ पे आप सोचिए जरा, यहाँ पे अगर ये है हमारा 100 ओम और इसके साथ सीरीज में कौन लगा है, इसके साथ सीरीज में लगा है 25/2 ओम। ध्यान दीजिए बच्चों, 25 ओम नहीं लगा है सीरीज में, कि यहाँ पे 100 ओम फिर सीरीज में 25 ओम। 100 ओम के साथ एक है ना आपके साथ कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है 25/2 ओम, ठीक है ना। तो 25/2 ओम। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वोल्टेज डिवीजन का आइडिया होना चाहिए कि ये एक कंप्लीट सर्किट है, ये कैसा सर्किट है, ये कंप्लीट सर्किट है, यहाँ पे सेल भी लगा हुआ है ना। तो अगर इसको मिला है 90 वोल्ट, इसको कितना मिला है अगर 90 वोल्ट, क्योंकि करंट दोनों में सेम आ रहा होगा ना, करंट दोनों में क्या हो रहा होगा, करंट तो दोनों में सेम आ रहा है, आई अमाउंट का आ रहा है। आई अमाउंट का करंट 100 ओम में भी जा रहा है, आई अमाउंट का करंट 25/2 ओम में भी जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला है हमने, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमने माना है V2। तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में क्या सेम है, दोनों में करंट सेम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देता हूँ। V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 90 इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, तो 90 इक्वल टू आई इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू आई इंटू 25/2। तो दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में आई कॉमन है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली है हमें, 90/100। आई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, 90/100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V2 में आई की वैल्यू पुट कर देंगे 90/100। तो V2 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, V2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 90/100 मल्टीप्लाइड बाय
25/2। चाहे तो आप प्रॉपरली सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आपका बन जाएगा 9/10 एम्पियर, है ना। जो भी कैलकुलेशन करें कंप्लीट करें और आखिरी में यूनिट जरूर लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 25 से कितने टाइम चला जाएगा भाई, 4 टाइम चला जाएगा 100, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 से कितने टाइम चला जाएगा, 45 टाइम चला जाएगा। तो 45/4 वोल्ट, 45/4 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, 45/4 वोल्ट आ जाएगा आपका V2 की वैल्यू। अब यहाँ पे जो आपको V1 पूछा है, V1 क्या है भाई, V1 आपका हो जाएगा V डैश प्लस V2, इन दोनों का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। तो 90 प्लस 45/2, 45/4, ठीक है ना, 90 प्लस 45/4। फिर जो भी आंसर आएगा आप उसको लिख देंगे। आखिरी में क्या लगाना पड़ेगा, आखिरी में यूनिट भी लगानी पड़ेगी, वोल्ट। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। रीडिंग इन द वोल्ट मीटर भी निकाल लिया हमने, रीडिंग इन द वोल्ट मीटर 1 भी निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन में, इसमें भी एक सर्किट डायग्राम आपको बना के दे दिया। तो क्वेश्चन पेपर में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो है तो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, लेकिन आपको 3 ही पार्ट दिए हैं। तो 3 पार्ट का मतलब क्या है, कोई एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, कोई एक, बाकी 2 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं 2-2 मार्क्स के यहाँ पे होंगे, है ना। तो यहाँ पे भी देखो 3 पार्ट दे दिया आपको। तो 3 पार्ट का मतलब भी फिर से वही कि आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क या 2-2-1, है ना, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे पहले में क्या बोला है, सिर्फ कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज्ड, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस A व्हेन S1, S2, S3 आर क्लोज्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगेन फिर से आप थोड़ा सा गैस वर्क करो, तो आपको शायद ये लग सकता है कि भाई पहला क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 1 वो 1 मार्क का है, बाकी दोनों किसके हैं 2-2 मार्क के हैं, ठीक है ना। बट स्टिल आपको भाई देखो जो पूछा है वो आपको एज इट इज आपको करके आना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम के बाद आपको जो डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है ना, जैसे ही बोला है कि ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड एज 1 किलोवाट 240 वोल्ट। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे चाहो तो जब आप अपनी आंसर कॉपी में डायग्राम बनाओगे ना, तो यहाँ पे आप मेंशन ये वाली चीज कर सकते हो कि ये 1.2 किलोवाट, 240 वोल्ट का है। तो ये आप सभी के ऊपर मेंशन कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, एग्जामिनर को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि आपने पावर रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे समझ लिया है कि ये तीनों हीटिंग एलिमेंट है और हीटिंग एलिमेंट्स की आपको रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप डायग्राम बना के आएंगे। रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। भाई देखो तीनों आइडेंटिकल है, तो तीनों में से किसी भी एक का आप रेजिस्टेंस निकालोगे वो तीनों का सेम ही आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको P = V²/R वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन यहाँ पे V का मतलब क्या होगा, यहाँ पे V का मतलब होगा रेटेड वोल्टेज और P का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेटेड पावर। आई ना बात समझ में। तो इसके थ्रू आप यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालोगे। कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। अब सेकंड वाले में सिर्फ क्या हुआ है, S1 और S3 को आपने क्लोज किया है। तो जब आप सेकंड वाला लिखोगे तो फिर यहाँ पे आप सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हो चाहो तो। उसमें आप S1 और S3 को क्या शो करोगे, आप उन दोनों को क्लोज्ड शो करोगे और S2 क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। आई ना बात समझ में। तो अपने अकॉर्डिंग आप एक सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करके बना सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला है तीसरे में, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस A व्हेन S1, S2, S3 आर क्लोज्ड। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, S1 को क्लोज करना तो कंपलसरी है भाई, सेल के साथ लगा हुआ है। तो S1 और सिर्फ S3 को क्लोज करोगे ना, जब S1 को क्लोज किया और S3 को क्लोज किया तो क्या होगा, यहाँ पे S2 तो ओपन रखा है आपने, तो ये वाला एक लूप पूरा कंप्लीट है, नीचे वाला लूप भी पूरा कंप्लीट है। तो A और B सीरीज में आ जाएंगे, उनके साथ C किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने S2 को भी क्लोज कर दिया तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, बेसिकली शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अब जो करंट होगा ना, वो करंट कहाँ से जाएगा, सिर्फ यहाँ से जाएगा, डायरेक्टली इसमें चला जाएगा, आपके B में करंट नहीं जाएगा। तो थर्ड वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A और C पैरेलल में आ जाएंगे सिर्फ, है ना। A के साथ C में पैरेलल आ जाएगा और A और C दोनों को ही क्या मिल जाएगा, 240 वोल्ट मिल जाएगा। अपना रेटेड वोल्टेज ही उनको मिल जाएगा, तो रेटेड पावर डिसिपेट कर देंगे। तो कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस A व्हेन S1 एंड S2 S3 आर क्लोज। तो आपका जो फर्स्ट में आपने रेजिस्टेंस निकाला था ना, बेसिकली उसकी भी जरूरत नहीं है आपको। तो पूछा पावर कितना डिसिपेट होगा,
तो यहाँ पे आप एक लॉजिक के साथ, आप एक स्टेटमेंट के साथ क्लोज कर सकते हो, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं, दोनों को अपने अक्रॉस उनका रेटेड वोल्टेज मिल गया 240 वोल्ट, तो अपना रेटेड पावर ही डिसिपेट करेंगे, तो 1.2 किलोवाट ही डिसिपेट किया जाएगा। आई ना बात समझ में? चलो भाई, इस तरीके से आपका ये रहेगा। तो यहाँ पे हमने भाई क्या देखा, हमने हमारा पेपर का पैटर्न सीखा कि जो 25 मार्क्स का हमारा फिजिक्स आने वाला है, पूरा 25 आउट ऑफ 25 हम कैसे सिक्योर यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो MCQ बच्चों ध्यान से पढ़ना, और आप पहले से वो देख के जाओ कौन से क्वेश्चंस में कहाँ पे चॉइस आनी है, चॉइसेस आपको याद होनी चाहिए। हालांकि उसमें पेपर में क्लियरली मेंशन रहता है, बट स्टिल चॉइसेस का ध्यान रखना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपको जो बेसिक फंडामेंटल जो पूछे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सिर्फ उस पे स्टिक रहना है, सिलेबस के बाहर आपको भी नहीं जाना है। जो भी आंसर आपको करना है सिलेबस में रहते हुए करना है ना, सिलेबस के बियॉन्ड वो भी नहीं पूछेंगे, इसकी आप चिंता ना करें। 5 मार्क क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, है ना, क्योंकि आपको वहाँ पे 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो अगेन मैं यही बोलूँगा, इतना टाइम भी हम ना लगाएं कि हमारा दूसरे सेक्शन सफ़र हो, ठीक है। अब एक यहाँ पे चीज़ होने वाली है भाई, आप पहले सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, फिर सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप सेक्शन सी फिजिक्स पे आएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा ही करेंगे, है ना। ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि सेक्शन सी सबसे पहले कोई बच्चा करे, है ना। मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप सेक्शन ए पूरा सॉल्व करें, सेक्शन बी पूरा सॉल्व करें, फिर उसके बाद सेक्शन सी पे आएँ। तो स्ट्रेटेजी बच्चों ये रखें कि जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स हमारा 45 मिनट्स का आप टारगेट लेके चलिए। 25 मार्क्स का पेपर है, 45 टू मैक्सिमम 50 मिनट्स, है ना, नॉट मोर देन 50 मिनट्स, इसका आप ध्यान रखिए। आपको 45 मिनट्स में कंप्लीट करने का ट्राई करना है। 3 MCQ हैं, आपको थोड़ा रीडिंग करने में भी टाइम लगेगा, तो इन 3 MCQ को करने में आपको 5 से 6 मिनट लगेगा, है ना, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट्स या 6 मिनट्स। बाकी टाइम आप अपना यूटिलाइज करिए आंसर्स को प्रॉपरली लिखने में। जो भी कीवर्ड है, कीवर्ड्स को हमें हाईलाइट करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ना। एक ही पेपर पे, मतलब एक ही पेज पे आपको 2 आंसर लिखना अवॉइड करिए आप। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई आपने 36 वाला आंसर लिखा, आखिरी में 3 लाइन बची हैं, तो आंसर नंबर 36 को आप अगले पेज पे करिए, 35 को उसी पेज पे पूरा रहने दीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करें, है ना, एटलीस्ट मिडिल से तो स्टार्ट करने को मिले। या तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा, कोई भी क्वेश्चन आप 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क कर रहे होते हैं जब, तो आपका क्वेश्चन फ्रेशली स्टार्ट होना चाहिए पेज के टॉप से। फिर आप उसको जहाँ तक कंप्लीट करेंगे कंक्लूड करिए, एक लाइन खींच दीजिए, जब पूरा आंसर आपका खत्म हो जाए फिर अगले पेज से आप अगला आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आपने बहुत सारी पढ़ाई की हुई है ना। एलिवेट में आप लोगों ने 5 बार प्री बोर्ड के राउंड्स भी आपने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, हर पेपर में आपने इम्प्रूव किया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।